गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, उसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एक बहुत ही बड़ा फील्ड है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में कहा जाता है कि आज के ज़माने में जितने भी रिसर्च होते हैं उसमें से 90% रिसर्च जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पर ही होते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का इतना बड़ा वाइड रेंज है, बड़ा सा फील्ड है एप्लीकेशन का या उनके प्रिपरेशन का, उनके प्रॉपर्टीज का, कि 90% रिसर्च जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे होते हैं। तो 12th क्लास की केमिस्ट्री में एक चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जिससे बोर्ड के एग्ज़ाम्स में तो केवल 3 मार्क्स ही सवाल पूछे जाते हैं, 3 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इवन कि जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे और वहाँ आप अगर केमिस्ट्री पढ़ने का मौका आपको मिलता है तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एक बहुत बड़ा पोर्शन बन जाता है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा ही लाजवाब है। और ये बाकी जो कंसेप्ट्स हैं, बॉन्डिंग का कंसेप्ट हुआ या जो भी आपने पढ़ा है उनका बिहेवियर, ये प्रॉपर्टीज, वो सब उनसे अलग होता है। इसलिए ये बड़ा ही मज़ेदार लगता है पढ़ने में भी, समझने में भी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो है, बर्नर के समय से ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स अस्तित्व में आया है। अल्फ्रेड बर्नर एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स नाम दिया। उससे पहले इस कंपाउंड का नाम कम्प्लेक्स हुआ करता था और लोग कहते थे कि इस कम्प्लेक्स के बारे में कुछ भी कहना असंभव है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि सपोज कीजिए कि अगर लकड़ी का टुकड़ा है, उसको आप चाहते हैं कि उसमें उसका प्रॉपर्टीज जाने, उसका बिहेवियर जाने, उसका हम कुछ उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पता लगाएं, तो आपको उसको काट के उसके छोटे से टुकड़ों को किसी केमिकल में डालना होगा या कोई टेस्ट करना होगा। तो अगर वो कोई टेस्ट ही नहीं देता है, किसी तरह का कोई जांच करने से उसमें कोई रिजल्ट नहीं आता है, तो उसके बारे में कुछ भी पता लगाना बड़ा मुश्किल है। ठीक वैसे ही ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आज हमारे सामने हैं, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पूरा पहले इनके बारे में कुछ भी पता लगाना नामुमकिन जैसा था कि ये कोई टेस्ट देते ही नहीं, आज भी नहीं देते हैं। उनके बारे में कोई भी मालूम करना, कुछ भी रिज़ल्ट पाना बड़ा ही मुश्किल काम था और इसीलिए लोगों ने इसका नाम कम्प्लेक्स रख दिया था। और तब अल्फ्रेड बर्नर का ज़माना आया। अल्फ्रेड बर्नर ने ये 20वीं शताब्दी की बात है, अल्फ्रेड बर्नर ने उन कॉम्प्लेक्सेस को स्टडी किया और उन्होंने उस अपने अनुभव के आधार पे, अपने एक्सपीरियंस के आधार पे उन्होंने जो थ्योरी दिया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की थ्योरी 100% सही साबित हुई जब नए नए टेक्नोलॉजीज आ गए, जैसे कि एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी हुआ, यूवी, आईआर, एनएमआर, ये सारे के सारे टेक्नोलॉजी पर जब उसको टेस्ट किया गया तो वो 100% फिट बैठा। और तब से हम लोग उस कम्प्लेक्स को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नाम देते हैं और उसको बड़े चाव से पढ़ते हैं, बड़े ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं। ये जो थ्योरी है, ये इसके कारण अल्फ्रेड बर्नर को नोबेल प्राइज़ भी मिला, क्योंकि ये इतना बड़ा रिसर्च था, इतनी बड़ी डिस्कवरी थी कि जिसका इस्तेमाल आज भी मेडिसिन्स में, जैसे कैंसर की दवा है सिस्प्लेटिन, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं। इवन कि बायोलॉजिकल सिस्टम में जितने भी हार्मोन्स, एंजाइम्स हैं, वो सारे के सारे, जिसमें मेटल सेंटर है, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं। क्लोरोफिल जो प्लांट्स में पाए जाते हैं, ग्रीन पिगमेंट, वो भी मैग्नीशियम का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं। हमारा हीमोग्लोबिन एक आयरन का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं। यूँ कहिए तो हमारा जो लाइफ है वो बेस्ड है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे। और नंबर ऑफ मेडिसिन्स एक बहुत बड़ा फील्ड है जिसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का खुल के इस्तेमाल होता है, बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। यूँ कहें कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बिना हम अपनी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इतना इम्पॉर्टेंट है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पर जाने से पहले मैं आपको कुछ बातें समझाना चाहता हूँ कि जो कंपाउंड्स हुआ करते थे पुराने समय में, उन कंपाउंड्स को क्लासिफाई करने का हमारे पास 2 तरीका था। उनको वाटर में डिसॉल्व कराया,
जो भी कंपाउंड्स थे उनको वाटर में डिज़ोल्व कराया, कंपाउंड्स प्लस वाटर, इसको वाटर में ऐड किया, तो एक कंपाउंड था जो अपने आयंस में टूट गया, ब्रोकन इनटू आयंस एंड लूज देयर आइडेंटिटी। उन्होंने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी। आइडेंटिटी लूज कर देने का मतलब आप समझ रहे हैं कि अब वो नहीं रहा जो पहले था। जैसे मैं अगर अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता हूँ तो मैं नहीं रहूँगा। ठीक वैसे ही अगर सोडियम क्लोराइड है उसको पानी में डाल दीजिएगा तब वो सोडियम क्लोराइड नहीं रहेगा, वो सोडियम प्लस और क्लोराइड माइनस हो जाएगा। इसको कहते हैं आइडेंटिटी लूज कर देना। तो कुछ ऐसे कंपाउंड्स थे जो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते थे, और अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते थे मतलब कि वे अपने आयंस में टूट जाते थे। उनके आयंस का प्रेजेंस ऑफ the constituent ions can be confirmed by simple chemical test। अगर हमने कहा कि अगर हम मोर साल्ट ले लेते हैं FeSO4 इंटू NH4 होल टू SO4 इंटू 6H2, हमने ये मोर साल्ट ले लिया, 18H2O, हमने ये मोर साल्ट ले लिया। इस मोर साल्ट को जब आप वाटर में डालेंगे तो ये अपने आयंस में टूट जाएगा, Fe2 प्लस NH4 प्लस SO4 माइनस में ये आयंस में टूट जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं तो सिंपल केमिकल टेस्ट के द्वारा इनका प्रेजेंस कंफर्म भी कर सकते हैं कि उसमें आयरन है कि नहीं है, NH4 प्लस है कि नहीं है, SO4 माइनस है कि नहीं है, आप आसानी से टेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स का नाम रखा गया डबल साल्ट। ऐसे कंपाउंड्स को कहा गया डबल साल्ट। कुछ कंपाउंड्स ऐसे थे, some compounds do not lose their identity on dissolving in वाटर में डिज़ोल्व करने से वे अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते थे। मतलब ये हुआ दे डू नॉट ब्रेक इनटू आयंस। वो अपने आयंस में ब्रेक नहीं होते थे। तो इसका यह मतलब हुआ कि हम उसके बारे में पता भी नहीं लगा सकते हैं। वन कैन नॉट फाइंड आउट द कंस्टिट्यूएंट्स, उसमें जो कंस्टिट्यूएंट्स होंगे जो उसमें कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होंगे उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकेगी। इसलिए हम ऐसे कंपाउंड्स को कॉम्प्लेक्स कहते हैं। उस समय इसको कॉम्प्लेक्स कहा जाने लगा। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल। ये इसके बारे में कुछ भी जानना बड़ा मुश्किल है, इसलिए ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसको कॉम्प्लेक्स कहा जाने लगा और हम इसके बारे में बहुत कुछ जानकारी नहीं पा सकते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स हुआ। जैसे आप अगर चाहें तो COCl3 × 6NH3 यह एक कंपाउंड है।
इसको अगर आप वाटर में डालेंगे भी तो आपको पता ही नहीं चलेगा। इसमें आप अमोनिया का टेस्ट नहीं कर सकते हैं, इसमें क्लोराइड का टेस्ट तो हो जाएगा, कोबाल्ट का टेस्ट नहीं हो सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम इसमें, या इसको छोड़िए ना, CuCl3 × 6 3NH3 कर देता हूँ। अब इसमें कुछ भी पता नहीं चलेगा। इसमें आप यह नहीं पता लगा सकते हैं कि इसमें नाइट्रोजन है, इसमें कोबाल्ट है, इसमें क्लोरीन है, ये नहीं पता लगा सकते किसी भी तरीके से। मतलब ये अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखता है। इसलिए ऐसे किसी कंपाउंड को हमारे समाज में भी, हमारे आसपास में भी अगर ऐसा कोई होता है जिसको हम समझने में बड़ी मुश्किल होती है, तो हम कहते हैं कि बड़ा कम्प्लेक्स है, ये बड़ा ही जटिल है, इसको समझना बड़ा मुश्किल है, तो ये कम्प्लेक्स कहा गया, इनको कम्प्लेक्स कहा गया। यही कम्प्लेक्स ज़माने तक, बहुत समय तक ये कम्प्लेक्स ऐसे थे जिन पर कोई रिसर्च नहीं होता था, इन पर स्टडी करना बड़ा मुश्किल था। तो ये एकदम से इग्नोर्ड ब्रांच हो गया। ये जो कम्प्लेक्स का जो ब्रांच रहा वो एकदम इग्नोर्ड हो गया और इस पर कोई रिसर्च नहीं हो रहा था, कोई काम नहीं हो रहा था, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारी जानकारी थी ही नहीं। तो एक साइंटिस्ट हुए अल्फ्रेड बर्नर। तो एक साइंटिस्ट हुए अल्फ्रेड बर्नर, जिन्होंने 1898 ईस्वी में एक थ्योरी दिया, और उनके थ्योरी का जो ग्राउंड था वो उनका कुछ एक्सपेरिमेंटल एक्सपीरियंस था। उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे और उनसे जो ऑब्जर्वेशंस मिले, उन ऑब्जर्वेशन से जो उनको एक्सपीरियंस हुआ, उन एक्सपीरियंस के आधार पर उन्होंने एक थ्योरी दिया जिसको हम लोग बर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नाम से जानते हैं। और वह थ्योरी एक माइलस्टोन हुआ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के फील्ड में, और तब हम लोग बर्नर को फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। और वो उस कंपाउंड का नाम, वो जो कम्प्लेक्स जिसको अभी कहा हमने, उस कम्प्लेक्स का नाम बाद में चल के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स रखा गया। और वही फील्ड है, वही एक घटना थी जिसने आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को कहाँ से कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। हालांकि उससे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी बातें हो चुकी थी, बहुत सारे ऐसे रिजल्ट आ चुके थे जिससे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ लोगों का ध्यान गया और वहाँ रिसर्च काफ़ी स्पीड गति से, तीव्र गति से हो रहे थे। लेकिन यह जो फील्ड था एकदम से अछूता था और उस अछूते फील्ड को एक नया आयाम दिया बर्नर ने, जिसके कारण उनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। तो बर्नर का जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की थ्योरी है उसको हम लोग देखेंगे बाद में, लेकिन हम अभी आपको ये समझा दें कि ये जो कम्प्लेक्सेस थे जिनको हम कम्प्लेक्स कह रहे हैं, कम्प्लेक्सेस, उन्हीं को बाद में चल के कहा गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। उनको बाद में चल के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की संज्ञा दी गई। तो ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हुए, इनमें इनका नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ही क्यों है? तो उसका कारण है कि जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उन सभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स होते हैं, जिसमें मेटल जो होते हैं, मेटल या मेटल आयन एक्सेप्ट लोन पेयर फ्रॉम लिगेंड्स। ये लिगेंड्स क्या है? मैं अभी आपको थोड़े से इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो लोन पेयर डोनेट करते हैं। तो जो लोन पेयर डोनर्स होते हैं उनको लिगेंड्स कहा जाता है, वे लिगेंड्स के नाम से जाने जाते हैं। हम आपको लिगेंड्स पर एक स्पेशल टॉपिक ही बताएंगे, इस चैप्टर में है भी लिगेंड्स करके एक टॉपिक ही है जिसको हम लोग देखेंगे कि लिगेंड्स क्या है। लेकिन ये जो लिगेंड्स हैं ये लोन पेयर देते हैं मेटल को, सेंट्रल मेटल आयन को या मेटल को। तो हम इसलिए इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट। जैसे कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में कुछ बात कर लें। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इस चैप्टर में जो भी कंपाउंड्स हैं उनको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहते हैं
और उसका कारण है कि उनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स होते हैं। जैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, सपोज कीजिए एक सिंपल सा कोवैलेंट बॉन्ड, सिंपल कोवैलेंट बॉन्ड, सिंपल कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है उसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में तो दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, तो ये कहलाया एक सिंपल सा कोवैलेंट बॉन्ड, जिसमें बॉन्ड बनाने के लिए जो दो इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ती है वो दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों एटम के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, एक एटम एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया है, और इस तरह से जो बना है उसको कोवैलेंट बॉन्ड कह रहे हैं। लेकिन कहता है कि किसी किसी केस में, इन सम केसेस, जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो बॉन्ड बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज प्रोवाइडेड बाय ए सिंगल स्पीशीज। अगर कोई सिंगल स्पीशीज ये लोन पेयर प्रोवाइड कर दे, तब जो कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, जो कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, उसी कोवैलेंट बॉन्ड का नाम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इट मीन्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज द एक्सट्रीम ऑफ कोवैलेंसी। कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम ऐसा कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड इट इज द एक्सट्रीम ऑफ कोवैलेंसी। आप इसको जनरल एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि अगर दो दोस्त गए चाय पीने और दोनों ने चाय पिया और दोनों ने अपने अपने चाय के पैसे खुद से दिए, तो वो हुआ कोवैलेंट बॉन्ड। अगर दोनों के चाय के पैसे किसी एक ही दोस्त ने दे दिया तो वो हुआ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दोनों के चाय के पैसे एक ही दोस्त दे रहा है तो वो कहलाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात कर रहे हैं। जैसे आप करते हैं बात कि BF3 जो है यह एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की बहुत कमी है, यह एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल है। और NH3 एक मॉलिक्यूल है जिसके पास एक लोन पेयर है, हैज ए लोन पेयर। तो जब दोनों को आप एक साथ रखेंगे, BF3 को, तो ये जो अपना लोन पेयर है वो दे देगा इसको, और यही बॉन्ड कहलाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इस बॉन्ड को एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो एक्सेप्टर इधर होगा, एक्सेप्टर, और ये हुआ डोनर। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हमेशा एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड होता है उसको केवल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है उसको हम लोग एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यह बात है, ये एक कंसेप्ट है कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है उसको हम एरो से हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हमने समझ लिया। तो इस चैप्टर में जो भी बॉन्ड्स होंगे, जो भी कंपाउंड्स हैं, उनके जो बॉन्ड्स हैं वे सारे के सारे बॉन्ड्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स हैं। इसलिए इस चैप्टर का नाम ही पड़ गया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो इतनी बात क्लियर हो गई आपकी। मैं समझ सकता हूँ कि आपने इतना समझ लिया है कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में दो चार बात और समझ लीजिए कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है उसको सेमी पोलर बॉन्ड भी कहते हैं, क्योंकि जब दो इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट एक साथ हो रहा हो, साइमल्टेनियस शिफ्ट हो रहा हो, तो निश्चित रूप से इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। इसलिए हम लोग इसको पार्शियल पोलर बॉन्ड भी कहते हैं, इसको डेटिव बॉन्ड भी कहा जाता है। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स हुए। कभी कभी तो आप देखेंगे कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम जो है वो भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम जो है वो भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम को लोन पेयर दे रहा है। तो ये ऐसी भी संभावना होती है, और हम लोग वहाँ भी कहते हैं कि वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो
तो बस कुल मिलाकर बात ये कहना चाहते हैं कि इस चैप्टर में जितने भी कंपाउंड्स के बारे में हमें पढ़ना है, उन सारे के सारे कंपाउंड्स जो हैं वो उन सारे के सारे कंपाउंड्स में कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स होते हैं, इसलिए इस चैप्टर का नाम ही पड़ा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अब मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें जिसको कहते हैं ना कि बैकग्राउंड तैयार करना, मैं ये आपको समझा देना चाहता हूँ कि कुछ लेबोरेटरी टेक्निक हैं, रिजल्ट्स हैं, ये मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। जैसे अगर आप लैब में जाते हैं तो टेस्ट करते हैं, टेस्ट ऑफ Cl-, क्लोराइड का टेस्ट। तो क्लोराइड का टेस्ट करते हैं तो जो सैंपल हमने लिया, जो सैंपल लिया है उस सैंपल को डिज़ोल्व कर दीजिए, डिज़ोल्व्ड इनटू वाटर। जो भी सैंपल जो कंपाउंड दिया है, कंपाउंड दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसमें क्लोराइड है कि नहीं है। तो आपने क्या करना है, वो सैंपल ले लेना, उसको पानी में डिज़ोल्व करा लेना है, या वही डिस्टिल्ड वाटर में, ऐसा नहीं कि टैप वाटर में करा लिया। आप ऐसा भी कर सकते हैं, उसका सोडियम एक्सट्रैक्ट बना ले। तो सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाना अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम अभी आपको केवल इतना साधारण सी बात बता रहे हैं कि हमको उसका एक को सोल्यूशन बना लेना है, और वो सोल्यूशन किस में बनाना है, डिस्टिल्ड वाटर में, टैप वाटर में नहीं। बना लिया। अब इसमें थोड़ा सा नाइट्रिक एसिड डाल दिया, HNO3 डाल के थोड़ा सा इसको बॉयल किया, गर्म कर दिया। वार्म करने के बाद ऐड few drops of AgNO3, थोड़ा सा उसमें सिल्वर नाइट्रेट डालिए। जैसे ही डालिएगा तो एक वाइट PPT इज सेटल्ड डाउन, वाइट दही जैसा प्रेसिपिटेट नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि क्लोराइड है, मे बी Cl-, क्योंकि ये जो टेस्ट है यहाँ तक वो सल्फेट आयन का भी होता है। तो कहता है अब इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालिए, NH4OH, तो प्रेसिपिटेट डिसअपियर हो जाएगा, प्रेसिपिटेट डिसअपियर्स। और फिर उसमें अगर आप HNO3 डालेंगे, फिर प्रेसिपिटेट अपियर हो जाए, तब हम कहते हैं कि Cl- इज कन्फर्म्ड। और अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालने से प्रेसिपिटेट डिसअपियर नहीं हुआ तो कहेंगे कि यहाँ सल्फेट है। दोनों का टेस्ट सेम है, केवल हमें कंफर्म करने के लिए अलग अलग मेथड अप्लाई करने होते हैं। तो अगर आपके पानी में भी क्लोराइड है, वहाँ भी थोड़ा सा HNO3 डालकर और सिल्वर नाइट्रेट जैसे ही डालेंगे आप, HNO3 डाल के सिल्वर नाइट्रेट जैसे ही डालेंगे आप, वैसे ही वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो हम कहते हैं कि उसमें क्लोराइड आयन है। इसका यूज करना है आगे, चूँकि नेक्स्ट टॉपिक में। तो इस चैप्टर को हम मेथोडिकली नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। अभी तो मैंने एक बैकग्राउंड तैयार किया, मैंने ये बताया आपको कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या हैं, उनका नाम कैसे रखा गया, और उसमें हमको अगर कुछ टेस्ट करना हो, सल्फेट का टेस्ट करना हो, सारे के सारे रेडिकल्स का टेस्ट होता है, अपने कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट होता है, जिसके थ्रू हम उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं, पहचान पाते हैं कि ये वही रेडिकल है। कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। तो हमको ये सब काम करेगा, ये सब काम देगा, इसका यूज़ है आगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने आएंगे, इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे बर्नर्स का जो एक्सपेरिमेंट था उसके साथ। तो अगर आप मेरे नए व्यूवर हैं, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अगर नए व्यूवर हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिलता रहे। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक देना ना भूलें, और सबसे अहम बात, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।